तो एपिसोड 2 की शुरुआत एबी के सपने से होती है, जो कि उस दिन में टेक प्लेस करती है जिस दिन जोल ने वहाँ पे कत्लेआम मचाया था, जिसमें वो अपने सपने में एबी के छोटे वर्जन को देख रही होती है। तो वो अपने डैड की तलाश में गन लेके फायरफ्लाई के बेस कैंप के अंदर जा रही होती है। तो सपने के अंदर अपने वर्जन को अपने डैड की लाश देखने से मना कर रही होती है, जिसके बाद एबी की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को अपने दोस्तों के बीच पाती है। तो वहाँ पे मौजूद एबी की गैंग को रात में देख कैसा लग रहा था, पहाड़ों के बीच से जो लाइट आ रही थी उन्हें लग रहा था कि वो छोटा मोटा कोई कैंप होगा, मगर जैसे ही सुबह होती है वो देख के दंग रह जाते हैं कि यहाँ तो पूरा का पूरा शहर मौजूद है। तो अब इनके पास बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये लोग जैक्सन टाउन के अंदर कैसे जाएंगे, मगर यहाँ पे एबी को तो किसी भी हालत में जोल चाहिए ही था, जिस वजह से वो कहती है कि हम लोग एक पेट्रोल पे अटैक करेंगे और उन्हें किडनैप करके उनसे सारी डिटेल्स उगलवा लेंगे। मगर इनका प्लान काफी इनएफिशिएंट होता है, जिस वजह से ये इस प्लान को होल्ड पे डाल देते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद ओवन एबी से कहता है कि उसके पास एक प्लान जरूर है जिस पर उसे थोड़ी सी काम करने की जरूरत है, जिसके बाद वो लोग इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और एबी के वहाँ से जाते ही ओवन वहाँ पे मौजूद बाकी फायरफ्लाई मेंबर्स से कहता है कि उसके पास कोई भी प्लान नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि एबी को जल्द से जल्द यहाँ से वापस ले जाया जाए, क्योंकि जैक्सन टाउन में जाना इसे खुद खुशी से कम नहीं था। इधर जैक्सन टाउन में सुबह सुबह जेसी एली को पेट्रोलिंग के लिए बुलाने आया होता है। यहाँ पर देखा जाए तो जेसी एली को पिछली रात हुए इंसिडेंट्स को लेकर टीज कर रहा होता है, जिसके बाद ये लोग पेट्रोलिंग स्टार्ट करने के लिए सिटी के दरवाजे तक जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि शहर में इन्फेक्टेड से बचने के लिए तैयारियां काफी जोरों शोरों से चलने लगी है, क्योंकि जैक्सन टाउन में ही रहने वाले काइल और मैक्स को 7 केबिन नाम की जगह पे मरे हुए इन्फेक्टेड का एक ढेर मिला है। जैसे आगे एली को बताता है कि उन मरे हुए इन्फेक्टेड के ढेर के नीचे से कम 30 इन्फेक्टेड वहाँ से बाहर निकल गए। और ये देख के यार किसी की भी पड़ जाएगी, और क्या पता वहाँ पे 30 ही नहीं बल्कि कई हजार इन्फेक्टेड छुपे हों। और यही रीजन है कि काउंसिल ने पूरे सिटी वाइड अलर्ट जारी कर दिया है। जिसके बाद जैसे एली को पूछता है कि क्या जूल और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है या नहीं, जिस पर एली साफ साफ उसे झूठ बोल देती है कि हाँ हमारे बीच सब कुछ ठीक है। और इस चीज को सही दिखाने के लिए एली जेसी से कहती है कि आज मैं जूल के साथ ही पेट्रोलिंग पे जा रही हूँ, मगर जेसी उसे बताता है जूल तो पहले ही डीना के साथ पेट्रोलिंग पे निकल गया। जिसके बाद जेसी एली को रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ पे मारिया एली का वेट कर रही होती है। तो रेस्टोरेंट में टॉमी जैक्सन टाउन के लोगों को एक ड्रिल के लिए तैयार कर रहा होता है, जिस ड्रिल में इन्हें उस सिचुएशन की तैयारी करनी थी जिस सिचुएशन में पूरे इन्फेक्टेड ने टाउन पे अटैक कर दिया है। जिसमें टॉमी कहता है कि बच्चे और बुजुर्ग सारे लोग बेसमेंट में चले जाएंगे और अपने आप को लॉक कर लेंगे। इसके साथ साथ जितने भी बड़े और हथियार चलाने वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे। जिसके बाद मारिया एली को रेस्टोरेंट में मौजूद उसी शख्स के पास लेके जाती है जिसे जोल ने पिछले रात धक्का दिया था। तो बूढ़ा आदमी एली से पिछले रात हुए इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगता है, मगर एली इस चीज से काफी ज्यादा नाराज थी, तो वो रिप्लाई में कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेसी और एली दोनों ही पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। और ये लोग जब जा रहे होते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे धीरे धीरे स्नो स्टॉर्म आने वाली है। इधर एबी भी अपने हाइड आउट के बाहर पहरा दे रही होती है, तो ठंड से काफी ज्यादा ठिठुरकी तो जैसे ही अपने हाइड आउट के अंदर जाने वाली होती है, इतने में उसे कोई 2 लोगों के घोड़े की आवाज आती है। जिसके बाद वो जैसे ही अपने बाइनोकुलर से देखती है तो कोई 2 लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इधर टाउन में टॉमी के साथ सब लोग मिलकर हथियार बारूद और अलग अलग चीजें जिससे इन्फेक्टेड को रोका जा सकता है उनको उनकी जगह पे अच्छे तरीके से सेट कर दिया होता है। तो स्नो स्टॉर्म को और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देख के टॉमी जितने भी लोग पेट्रोलिंग के लिए गए थे उन्हें फौरन टाउन में वापस आने के लिए कहता है। जिस पर एली और जेसी की टीम इन्हें रिप्लाई देती है कि ये लोग उस जगह से बहुत ही दूर आ चुके हैं, जिस वजह से ये अब स्नो स्टॉर्म खत्म होने के बाद ही विलेज वापस लौट पाएंगे। साथ साथ जेसी उन्हें बताता है कि उन्हें एक ऐसी जगह पता है जहाँ वो स्नो स्टॉर्म से बच के सेफ रह सकते हैं। जिसके बाद एली और जेसी जैसे उस जगह पे पहुँचते हैं वो अपने घोड़ों को एक सेफ जगह पे बंद करके खुद भी एक घर में एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद एली कहती है कि आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। तब जेसी उसे बताता है कि इससे पहले यूजीन उसका पेट्रोलिंग पार्टनर था, तो उसने उस जगह के बारे में मुझे बताया था। जिसके बाद एली वहाँ पे रखे यूजीन के बैच को देख के समझ जाती है कि यूजीन एक फायरफ्लाई मेंबर रहा होगा। जिस पर जेसी कहता है कि वो शुरुआती दिनों में फायरफ्लाई तो था, लेकिन उसने 2010 में इसे क्विट कर दिया क्योंकि उसे और लोगों की जान नहीं लेनी थी। और यहाँ पर हालात ऐसे हो गए कि जून को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। जिसके बाद स्टोरी वापस से एबी पे शिफ्ट होती है, जो कि अभी भी पेट्रोलिंग कर रहे उन दोनों का पीछा कर रही होती है। तो उनके और भी पास जाने के लिए एबी जैसे ही एक क्लिफ से नीचे उतरने का ट्राई करती है, वो बर्फ से फिसलते हुए नीचे आ गई है और वहाँ पे उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड की डेड बॉडी मिलती है। और उस जगह को देख के पता चलता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में जेसी एली को बता रहा था। तो एबी जैसे तैसे अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रही होती है कि इतने में उसके फुटस्टेप को सुन के उनके डेड बॉडीज के नीचे से और भी ज्यादा इन्फेक्टेड निकलने लग जाते हैं। और वाकई में वहाँ पे गिने चुने इन्फेक्टेड नहीं बल्कि इन्फेक्टेड की पूरी फौज थी। तो अब एबी के पास केवल एक ही रास्ता होता है, या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर इन्फेक्टेड का शिकार बन जाए। वो पहला रास्ता चूज करती है और अपनी पूरी दम लगा के वहाँ से भागती है। जिसके बाद वो किसी तरीके से एक बाउंड्री वॉल को चढ़ के उन इन्फेक्टेड से अपना पीछा छुड़ाती है, मगर कुछ मिनट्स के लिए। जिसके बाद वो फेंस और दीवार के बीच से मदद ढूंढने के लिए जा रही होती है। इतने में बहुत सारे इन्फेक्टेड एबी का
पीछा करते हुए उस फेंस पे भी चढ़ने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन से एबी किसी तरीके से क्रॉल करके निकल जाती है, मगर तभी एक इन्फेक्टेड उस पे अटैक करने लग जाता है, मगर लकीली जोल वहाँ पे आके उस इन्फेक्टेड को गोली मार देता है। इस सीन को देख के मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो कुआं ही प्यासे के पास चला आया। तो जोल एबी को बचाते हुए एक सैक में लेके आता है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद डीना जोल को आवाज लगाती है और इस चीज से एबी को पता चलता है कि जिसको वो ढूंढ रही थी असल में वो तो उसके सामने ही खड़ा है। तो जोल को मारने के लिए एबी अपने गन को ढूंढती है, मगर वो उसके जेब से गिर चुकी थी। तो वहाँ पे मौजूद डीना जोल से कह रही होती है कि हम जैक्सन विलेज चाह के भी नहीं जा सकते, हम जाते जाते रास्ते में ही ठंड से मर जाएंगे। तो ये सुन के एबी कहती है कि पहाड़ पे मौजूद लॉज में उसके बहुत सारे साथी हैं जिसके पास गन्स और बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो सब उनके पास जा सकते हैं बजाय कि जैक्सन विलेज जाने के। और इधर इन्फेक्टेड भी उस सैक का दरवाजा ऑलमोस्ट तोड़ के उन पे अटैक करने वाले थे, जिस वजह से जोल और डीना के पास एबी की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। तो वो सब घोड़े में बैठ के उस लॉज की तरफ निकल जाते हैं। इधर जैक्सन टाउन में जैसे ही टॉमी रेडियो कम्युनिकेशन रूम में जाता है, उसे पता चलता है कि बाकी पेट्रोलिंग मेंबर्स से तो कांटेक्ट हो गया सिवाय जोल और डीना के। जिसके बाद टॉमी जोल से कनेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर खराब मौसम के चलते वो लोग फेल हो जाते हैं। इधर रेडियो के थ्रू जेसी और एली से भी पूछा जाता है कि क्या उन्होंने जोल और डीना को कहीं देखा है, और जिसके बाद ये दोनों जोल और डीना को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जैक्सन विलेज में जब एक वर्कर उस पाइपलाइन के पास काम कर रहा होता है, तब ये देखता है कि उस पाइपलाइन में वो कोई जड़ें नहीं बल्कि कॉर्डिसेप फंगस है। तो उसके बारे में वो फौरन टॉमी को बताने जाता है। इधर एली और जेसी अलग अलग होकर जोल और डीना को ढूंढने में लग जाते हैं, और अब क्योंकि सारे के सारे इन्फेक्टेड उस कॉर्डिसेप फंगस से समहाउ कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से उस पाइपलाइन में मौजूद कॉर्डिसेप फंगस जैसे ही ये डिटेक्ट करते हैं कि आसपास ह्यूमन मौजूद है, दूसरी तरफ गड्ढे में मौजूद उन इन्फेक्टेड्स को भी पता चल जाता है कि आसपास ह्यूमन है, जिस वजह से इन्फेक्टेड्स का एक लार्ज ग्रुप जैक्सन विलेज की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद वॉच टावर में खड़े उस आदमी को जैसे ही दिखाई देता है इन्फेक्टेड्स की एक आदमी इनके टाउन की तरफ आगे बढ़ रही है, ये फौरन टाउन में अलार्म बजा देता है कि इन पर अटैक होने वाला है। इधर टाउन के लोगों ने टिल की वजह से अच्छे तरीके से जान लिया था कि सबको कहां पर छुपना है, तो वो सब लोग अपनी जगह ले लेते हैं। इधर टॉमी भी गन लेके वॉच टावर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते इन्फेक्टेड की एक आर्मी इनके टाउन पर अटैक कर देते हैं। इधर टॉमी भी सबको फायरिंग करने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हमें ह्यूमंस वर्सेस इन्फेक्टेड्स की एक तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। इधर एबी भी जोल और डीना को लेके अपने हाइडआउट की तरफ जा रही होती है। इतने में ये लोग नोटिस करते हैं कि जैक्सन विलेज पे अटैक हो गया है। तो जोल को अपना प्लान बदलता हुआ देख के एबी उनसे कहती है कि उनका हाइडआउट बस 2 मिनट दूर है। वो आगे ये भी कहती है कि उनके पास बहुत सारे हथियार भी मौजूद है, तो उनका यूज करके हम उस टाउन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एबी किसी तरीके से बस अपने हाइडआउट की तरफ जाना चाहती थी। आखिरकार वो जोल को जल्द से जल्द मारना चाहती थी। इधर टॉमी और विलेज के बाकी लोग इन्फेक्टेड्स का सामना करने में लगे होते हैं, मगर तभी टॉमी नोटिस करता है कि इन्फेक्टेड्स का एक ग्रुप टाउन के एक कमजोर दीवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे टॉमी समझ जाता है कि अब ये लोग कभी भी टाउन के अंदर आ सकते हैं, जिस वजह से वो सबको आगाह करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद एक ब्लोटर टाउन के दीवार को तोड़ देता है, जिससे सारे के सारे इन्फेक्टेड्स टाउन के अंदर आ जाते हैं। और इधर टॉमी भी अब फ्लेम थ्रोवर लेके रेडी था उनका सफाया करने के लिए। और इस मास इन्फेक्टेड किलिंग में टॉमी का साथ बिल्डिंग पे चढ़े हुए लोग अपने हथियारों के साथ दे रहे होते हैं। जिसके बाद वो ब्लोटर मारिया की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तब मारिया से उसका ध्यान भटकाने के लिए टॉमी उस पर शूट करने लग जाता है, और उसका प्लान सक्सेसफुल होता है। ब्लोटर अब मारिया की तरफ न जाके टॉमी की तरफ आगे बढ़ता है। इधर टॉमी आगे बढ़ते बढ़ते रियलाइज करता है कि वो अब डेड एंड पे पहुंच चुका है। तो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी टॉमी उस फ्लेम थ्रोवर से ब्लोटर पे अटैक करता है, और वो ब्लोटर ऑलमोस्ट टॉमी को मारने ही वाला था कि इतने भी फ्लेम थ्रोवर से निकली हुई आग उसके दिमाग तक पहुंच जाती है, और वो ब्लोटर वहीं पे मारा जाता है। इधर इस सिचुएशन को वर्स होता हुआ देख के मारिया उन डॉग्स को भी आजाद कर देती है इन्फेक्टेड से लड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ आए अगर जोल और डीना पे, तो ये लोग सक्सेसफुली एबी के हाइडआउट तक पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर ठंड की वजह से डीना को माइनर फ्रॉस्ट फाइट हो गया था। दूसरी तरफ जोल उस टाउन की टेंशन पे होता है या आखिरकार वहाँ पे लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे। तभी जोल कहता है कि सारे हथियार ले लो, हम 3 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी एबी अपने दोस्तों को बताती है कि ये डीना है और वहाँ पे खड़ा हुआ इंसान जोल है। और इतना सुनते ही एबी के दोस्त हैरान हो जाते हैं, और मैनी डीना के सर पे पिस्टल रख देता है। जिसके बाद एबी मेल को कह के डीना को बेहोश करा देती है, और जोल से उसके सारे वेपन्स भी छीन लेती है। यहाँ पर जोल को लग रहा था कि ये लोग लुटेरे हैं कि उसके सारी चीजें ले लो, मगर डीना को कुछ मत करना। जिसके बाद एबी उसके सामने सच्चाई उगलना शुरू करती है। वो जोल से पूछती है कि आखिर वो लास्ट जगह कौन सी है जहाँ पे उसने फायरफ्लाइज को देखे थे, जिस पर जोल कहता है कि सॉल्ट लेक। और इतना कहते ही एबी उसके पैर पे शॉटगन चला देती है, जिससे जोल काफी ज्यादा इंजर्ड होके वहीं पे गिर जाता है। और जोल का बहुत सारा खून निकलते हुए देख के एबी मिल से जोल का खून रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद एबी जोल के पास जाके उसे बताती है कि तुमने उस दिन 18 सोल्जर को मारा था, इसके साथ साथ एक निहत्थे डॉक्टर को मारा था, और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि एबी के डैड थे। एबी आगे कहती है कि वो उस वक्त 19 साल की थी और वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिस वजह से 19 साल की उम्र में ही उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और लगभग
5 साल तक मिलिट्री में रहने के बाद फाइनली जोल उसके हाथ लग ही गया। और इससे पहले कि एबी और कुछ कहती, जोल उससे कहता है कि तुम जो करने आए हो वो पहले करो। और फिर क्या था, एबी पास में रखे एक गोल्ड स्टिक को उठाती है और जोल को जहाँ पर चोट लगा था उसी जगह पे बार बार मारती चली जाती है। इधर एली जोल को ढूंढती हुई एबी के हाइडआउट तक पहुंच जाती है और बिना किसी की नजरों में आए वो चुपचाप से अंदर जा ही रही होती है कि इतने में मैनी उसे पकड़ लेता है और अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में एली उसके चेहरे पे चाकू मार देती है। इधर एबी गोल्ड स्टिक से मारने के बाद अब जोल को पंच के ऊपर पंच भी मारे जा रही थी, जिसके बाद ये लोग एली को सप्रेस कर देते हैं। इधर एली जोल को देख के उसे बार बार उठने के लिए बोल रही होती है, मगर जोल एबी के टॉर्चर से ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका था। तभी वहाँ पे मौजूद ओवन एबी से कहता है कि इसे जल्दी खत्म करो। इसके बाद एबी गोल्ड स्टिक के बचे हुए टुकड़े को लेके सीधे जोल के गर्दन में घुसा देती है और वहीं न जाने ये सीन कितने लोगों का दिल तोड़ने वाला है। और जोल के मरते ही एबी का ग्रुप एली को वहीं पे छोड़ के अपने बेस कैंप की तरफ वापस लौट जाते हैं। इधर एली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि जिसे वो अब तक डैड की तरह मान रही थी वो शख्स अब मर चुका है। तो इसके बाद एपिसोड 2 के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन टाउन ने किसी तरीके से इन्फेक्टेंट्स की इस अटैक को सर्वाइव कर लिया। इसके साथ साथ जैसे भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे जोल को मारा गया था, जिसके बाद जैसे अपने साथ एली, डीना और जोल की डेड बॉडी को लेके विलेज की तरफ निकल जाता है और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। भाई जोल की मौत से मैं अभी तक उबर नहीं पाया हूँ, तो एपिसोड देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जोल किसी तरीके से इस चीज को सर्वाइव कर लेगा, मगर जैसे ही एपिसोड देखने के बाद मैंने इसका ट्रेलर वापस से देखा तब मुझे पता चला कि वो सीन्स तो असल में फ्लैशबैक सीन्स लग रहे हैं। अब जोल का पत्ता कट हो चुका है और अब आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये लोग किस तरीके से बिना जोल के एली की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसके गेम्स अभी तक खेले तो नहीं है, मगर मुझे पहले से पता चल चुका था कि जोल जल्दी ही निपटने वाला है, मगर ये बात मुझे पता नहीं थी कि ये चीज इतना जल्दी ये लोग दिखा देंगे। खैर यार, जो था यही था, हमें इसी के साथ ही इस शो में आगे बढ़ना होगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।